समाज के बदलते सभ्यता में, समाज के बदलते चक्र में, समाज की जो गति जिस अक्ष और जिस पहिए से होकर गुजरती है, उसमें नए नए नवाचार की गुंजाइश पैदा होती है। उसमें नए नए शोध की गुंजाइश पैदा होती है। उसमें नए नए कानूनन परिवर्तन की गुंजाइश पैदा होती है। साथियों, नमस्कार। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, भारत की प्रगति जिस क्रम में और विश्व की प्रगति जिस क्रम में हो रही है, उसमें कानून व्यवस्था एक मूल बिंदु है। कोई भी समाज तब ही विकसित हो पाएगा जब तक कि उसकी मुख्य रीढ़, जिसे हम कानून बोलते हैं, कानून की व्यवस्था कहते हैं, सुधर न जाए। साथियों, आज जितने भी देश, चाहे वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक हों, चाहे वो रिपब्लिक हों, सभी देश आज एक ही मूल नींव पर चलते हैं। भले ही उनकी कानून और उनके स्ट्रक्चर और ढांचा जो भी हो, मगर एक बिंदु जो मूल है वह है कानून की सही समझ और व्याख्या। आज विश्व में जितने भी देश आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जितने भी देश एक प्रतिद्वंदी के रूप में विश्व मंच पर उभर रहे हैं, उन सभी देश में कमोबेश उनकी कानून व्यवस्था एक सुदृढ़ प्रणाली में है। वो कानून व्यवस्था सिविल स्तर पर हो या क्रिमिनल स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, सबको बांधने वाली एक ही मूल बिंदु होती है, वो है कानून। साथियों, अगर हम भारत के कानून की ही बात करें, तो जिसमें सिविल कोड ऑफ लॉ, क्रिमिनल कोड ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक कोड ऑफ लॉ, ये भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न हमें समझ में भी आते हैं। परंतु जब हम सिविल लॉ को ही स्टडी करते हैं तो समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया से जो भी मामलात गुजरते हैं, वहाँ कुछ न कुछ क्रिमिनल या कुछ न कुछ ऐसे ऑफेंसेस होती हैं जहाँ पर हम ये सोचने को विवश हो जाते हैं कि ये सिविल नहीं, एक क्रिमिनल प्रकार की वाद है। परंतु साथियों, यह भी एक सच्चाई है कि चाहे हम भारत का कानून लें या भारत के परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड का ही कानून को समझें, तो हमें ये भी समझ में आती है कि जो कानून जिस मूल बिंदु को लेकर बनी हुई होती है, वह उस मूल बिंदु पर कभी भी 100% खड़ी नहीं होती है। क्योंकि यदि वह उस मूल बिंदु पर अगर खड़ी हुई तो फिर उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी मूल बिंदु है, वो फिर गड़बड़ा जाएगी। जैसे कि यदि हम सिविल नेचर का बात करें, सिविल नेचर के किसी भी कानून की बात करें, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो कानून हमें ये तर्कसंगत बात कहती है कि यदि कोई भी मामला सिविल नेचर का हो, यदि हम उसे किसी भी न्यायालय में वाद करते हैं, तो वहां पर वो जो कानून है वो सिर्फ मुझ यानी वादी को ही प्रिफर नहीं करती है। वहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों को एक ही कानून प्रेफर होती है। इसका मतलब ये भी होती है
कि या तो यदि मैं सच्चा हूं और वो झूठा, यानी वादी मैं हूं और प्रतिवादी कोई दूसरा, तो यहाँ पर एक ही केस में और एक ही कानून जो हम दोनों को ये अधिकार प्रदान करती है कि यदि कोई भी मामला, चाहे वो सिविल प्रकृति का हो अथवा क्रिमिनल प्रकृति की हो, यदि हम दोनों एक ही केस में और एक ही वाद दायर करते हैं, भले ही प्रतिवादी कितना भी झूठा हो, लेकिन ये गुंजाइश हमेशा रहती है कि वह प्रतिवादी भी केस और वाद जीत सकता है, भले ही वादी कितना भी सच्चा क्यों ना हो। इस नज़र में हम अपने ही कानून में, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या कोई भी हो, हमें अपने ही कानून में कई ऐसी उदाहरण देखने को मिलती है जहां पर हमें ये समझ में आती है कि हमारे ही कानून, हमारे ही द्वारा बनाया हुआ, जो एक तरफ किसी भी मामले की निपटान की बात करती है और किसी दूसरी तरफ ये भी बात करती है कि ये मामला शांत भी हो अथवा शांत भी ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारी बनाई हुई कानून डाइकोटमी पर आधारित कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन जब हम किसी भी चीज को, चाहे वो सिविल हो अथवा क्रिमिनल कानून हो, उसे पढ़ेंगे, चाहे क्रिमिनल का ही हम यहाँ उदाहरण लें, तो क्रिमिनल कानून जो है वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के आधार पे ही चलती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कानून 100% ये पुष्ट नहीं करती है कि आई एम द वन हु क्लैरिफाइज एवरी। दैट मीन्स कोई भी कानून ये कभी भी क्लैरिफाई नहीं करती है मैं ही वो पूर्ण हूँ जो सबको अपने में समाहित कर, सबका संतुलन कर और सबके हित के लिए खड़ा हूँ। कानून कई बनते हैं और कई कानून बन भी रहे हैं आए दिन, समय के साथ साथ और परिवर्तन के साथ साथ, परंतु जो मूल बिंदु होती है कि त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय, ये अब भी हमारे न्यायालय, विश्व के न्यायालयों में काफी लंबित पड़ी हुई है, क्योंकि जो मूल क्लैरिफिकेशन है कानून का, जो मूल तत्व है कानून का, वह अब भी उलझा ही हुआ है। साथियों, ये समस्या कोई नई नवेली नहीं है। ये जिस समय से हमारा फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स प्रियम्बल एंड आवर फर्स्ट लॉ बुक्स बने, तब से ये कानून, तब से ये पेचीदगी, तभी से ये पेचीदगी अब भी हमारे कानून में वैसे के वैसे ही मौजूद है, क्योंकि ये शुरू हुई थी हमारे कानून में संशोधन, अमेंडमेंट को लेकर के, लेकिन ये काफी सारी पेचीदगियां अब खड़ी कर दी, क्योंकि अमेंडमेंट की बात जब हम करते हैं कानून में जब भी हम कोई संशोधन की बात करते हैं तो इसका मतलब होती है कि रीराइटिंग, दैट मीन्स reclarifying any facts and any laws which means that is hindered in nature। लेकिन यदि हम इसकी भी बात करें तो ठीक है, लेकिन जब हम कोई भी अमेंडमेंट, संशोधन कानून में करते हैं तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वही कानून वेग यानी अस्पष्ट हो जाती है, जिससे होती यह है कि आने वाले समय में कई सारी समस्याएं खड़ी होती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर कानून, किसी भी
प्रकृति की कानून हो, वहां पर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। साथियों, चाहे हम विश्व के किसी भी कोने की बात कर लें, जैसे कि चीन में एक कानून है जीपीसीएल, जिसे हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सिविल लॉ। उस कानून में ये लिखी हुई है और ये इंगित की हुई है कि यदि कोई भी दुर्घटना किसी भी वाहन चालक के द्वारा होती है, यदि उस दुर्घटना में वाहन चालक द्वारा दूसरे पीड़ित पक्ष को यदि गंभीर चोट अथवा चोट होती है, चोट पहुंचाई जाती है, तो यदि वह पीड़ित पक्ष यदि किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में यदि वाद दायर करता है, तो उसमें ये प्रावधान की गई है कि उसकी पूरी देखरेख की जिम्मा, उस पीड़ित पक्ष के जितने भी देखरेख की जिम्मा है, वह उस वाहन चालक यानी जो फर्स्ट हैंडर है उसके पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पीड़ित पक्ष भले ही कितना भी गंभीर हो अथवा ना हो, लेकिन अब सारी जिम्मेदारियां जो फर्स्ट हैंडर यानी वो वाहन चालक था, वो कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर आ गई। इससे ये होता है कि समाज में एक बर्डन ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, वो क्रिएट होने लगती है। तो इससे फिर दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि जीपीसीआर यानी चीन के जिस कानून की मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें जो प्रावधान है उसके इतर फिर वो जो फर्स्ट हैंडर वाहन चालक है वो अनैतिक कार्यों के ऊपर उतर जाता है। कहने का मतलब, अगर उसे थोड़ी भी चोट लगी या फिर वो घायल ही हो गया, तो वो वाहन चालक ये सबूत नहीं छोड़ने की कोशिश करता है, जिससे बाद में यदि सेकेंड हैंडर यानी वो पीड़ित पक्ष यदि बच भी जाए और कोर्ट में किसी भी मामले को इसी दृष्टिकोण से यदि दायर करे, तो जो फर्स्ट हैंडर ड्राइवर है उसे गंभीर मुकदमा गंभीर परिणामों की सामना करना पड़े। तो इस नज़र में चाहे हम किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी सुसभ्य देश, अर्थव्यवस्था से उन्नत देश की बात कर लें, उन सभी देशों में जो कानून की अब भी स्थिति है वो बहुत उलझी उलझी हुई है। इससे होती ये है कि जो पब्लिक है, जो सामान्य पब्लिक है, उन्हें इनकी काफी सारी समस्याओं की सामना करनी पड़ती है। तो साथियों, ये अवधारणा, ये कानूनी प्रावधान और ये कानूनी पेचीदगियां अब भी समाज में एक लूपहोल क्रिएट करती है, जिससे जो गरीब वर्ग हैं, जो वेज अर्नर है, वो इनसे कॉम्प्रेस्ड होती है, संकुचित होती है और उन्हें काफी सारी परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। साथियों, नमस्कार।